एक सैटेलाइट इमेज ने संपूर्ण यूरोप में हलचल मचा दी है। ये रूसी नियंत्रित जॉर्जिया के समुद्री बंदरगाह की सैटेलाइट इमेज है। पहली तस्वीर, जो जून 2021 की है, एक अविकसित बंदरगाह दिखाती है। दिसंबर 2023 तक यह एक बुरा सपना बन गया, न केवल जॉर्जिया बल्कि यूक्रेन और अन्य यूरोपीय देशों के लिए भी। यह तस्वीर काले सागर में एक स्थायी रूसी नौसैनिक अड्डे का विकास दर्शाती है। इतने रणनीतिक स्थान पर यह बदलाव एक डरावना खतरा पैदा करता है, खासकर जॉर्जिया के लिए जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। लेकिन रूस जॉर्जिया के पास नौसैनिक अड्डा क्यों बनाना चाहता है और यह यूरोप को क्यों डरा रहा है? एक नौसैनिक अड्डा, 3 देश खतरे में। रूस द्वारा नक्शा बदलने का अवलोकन करने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक इस कहानी को एल्गोरिदम से आगे ले जाकर उन तक पहुंचाता है जो अभी भी खतरे को नहीं समझ पा रहे हैं। यह कहानी 24 फरवरी 2022 से शुरू होती है, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में रूस ने आक्रमण करते हुए कई यूक्रेनी शहरों पर कब्जा जमा लिया। 2023 के मध्य तक यूक्रेन ने अमेरिका के समर्थन और उन्नत हथियारों की मदद से प्रभावी रूप से पलटवार करना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध शुरू होने से लेकर नवंबर 2023 तक यूक्रेनी सेना ने करीब 15 रूसी नौसैनिक जहाज नष्ट कर दिए। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि मरने वालों की संख्या 17 तक हो सकती है, जिससे रूस ने इनकार किया है। फिर भी नुकसान इतना बड़ा था कि रूस को आगे के नुकसान रोकने के लिए कदम उठाने पड़े। कभी एक प्रमुख ताकत रही रूसी नौसेना अब अपने मुख्य बेस सेवस्तोपोल, क्रीमिया में भी सुरक्षित नहीं थी। रूसी युद्धपोत नोवोरोसिस्क बंदरगाह पर स्थानांतरित किए जा रहे हैं। हालांकि यह स्थान भी हमलों के लिए असुरक्षित बना रहा, जिससे रूस को अपनी नौसेना की सुरक्षा हेतु अन्य विकल्प ढूंढने पड़े। रूस ने इस स्थिति को सुलझाने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। रूस ने अपनी नौसेना को नोवोरोसिस्क से ओचमचिरा बंदरगाह में स्थानांतरित कर दिया, जो 2009 तक जॉर्जिया का हिस्सा था। ओचमचिरा बंदरगाह 2009 से रूसी तटरक्षक जहाजों का बेस रहा है, जो क्रेमलिन और सोखुमी की वास्तविक प्रशासन, जो अलग हुए रूसी नियंत्रित जॉर्जियाई हिस्से की राजधानी है, के बीच हुए एक समझौते के तहत हुआ। वर्षों में कुछ विकास हुआ है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म की मरम्मत और बंदरगाह व सोखुमी के बीच कनेक्शन। 2017 में जब रूस का सेस्तोपोल बंदरगाह पर काला सागर बेड़े की तैनाती का पट्टा खत्म होने वाला था, तब ओचमचिरा को रूसी नौसेना के लिए काला सागर में एक नया संभावित बेस माना गया था। यूक्रेन की यानुकोविच सरकार द्वारा रूस के सेवस्तोपोल पट्टे को 2042 तक बढ़ाने के बाद वे चर्चाएं समाप्त हो गईं। रूस ने पूर्व में भी ओचमचिरा बंदरगाह का सैन्य अभियानों हेतु उपयोग किया है। 2008 में जॉर्जिया युद्ध के दौरान रूसी काला सागर बेड़े ने जॉर्जिया नियंत्रित क्षेत्रों में अभियान चलाए थे। युद्ध के बाद रूस ने जॉर्जिया के अलगाववादी क्षेत्र अबखाजिया को स्वतंत्र माना और वहां सेना तैनात करने का समझौता किया। 2009 से मॉस्को का बंदरगाह पर सीधा नियंत्रण है। फिलहाल बंदरगाह की गहराई लगभग 9 मीटर है, जिससे वहां केवल छोटे गश्ती जहाज जैसे सोबोल और मंगुस्त श्रेणी की तटरक्षक नौकाएं आ सकती हैं। रोंडाली फाउंडेशन की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बंदरगाह के उत्तरी हिस्से में एक घाट है, जहां माल लोडिंग और जहाजों की मरम्मत के लिए सुविधाएं मौजूद हैं। यह क्षेत्र अबखाजिया में चलने वाली रेलवे से जुड़ा हुआ है। बीबीसी द्वारा विश्लेषित हालिया सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि रूस बंदरगाह पर अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए काम कर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक अक्टूबर 2023 में जॉर्जिया के रूसी नियंत्रित क्षेत्र अबखाजिया के वास्तविक नेता असलान बाजानिया ने अबखाजिया की राजधानी सोखुमी के पास ओचमतारी बंदरगाह पर नए रूसी नौसैनिक अड्डे के निर्माण के समझौते की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह अड्डा रूस और अबखाजिया दोनों की रक्षा को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। काला सागर संघर्ष में शामिल बलों के अस्थायी केंद्र के विपरीत यह अड्डा एक स्थायी स्थापना होगा। रूस ने इन योजनाओं की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की और कुछ समय तक ऐसा लगा कि कुछ खास हो नहीं रहा है। बेलिंगकैट द्वारा विश्लेषित उपग्रह चित्र बताते हैं कि ओछामत्री अड्डे पर 2024 के आरंभ से निर्माण कार्य तेज हुआ है। कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। एक नई इमारत की नींव दिखाई दी है और आगे के विकास के लिए काफी जमीन साफ की गई है। नई परिधि बाड़ का निर्माण
अड्डे के महत्वपूर्ण विस्तार का संकेत देता है। रेलवे ट्रैक के पास पूर्व दिशा में करीब 9 एकड़ जमीन साफ की गई है। वहां एक बड़ा कंक्रीट का आधार भी है, लगभग 100 बाय 40 मीटर का, जो कुछ हफ्तों से बन रहा है। पूर्वी तरफ एक नई सड़क बनाई गई है और सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि उसके साथ एक बाड़ भी बनाई गई है, जो बेस की बढ़ी हुई सीमा को दर्शाती है। जून 2024 से हॉर्बर के पास एक नया आधार जोड़ा गया है। जुलाई में वहां एक रूसी नौसेना का टगबोट प्रोजेक्ट 2270 नोवोरोसिस्क से आया हुआ देखा गया था। पश्चिम में एक पुराना मैदान साफ और ठीक किया गया है और एक बड़ी खाई भी खोदी गई है, जिसका उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है। समुद्र तट के निकट कुछ क्षेत्रों को साफ किया गया है। संभवतः निर्माण हेतु साइट से रेत और अन्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि ऐसा पहले भी इसी जगह पर हो चुका है। लेकिन इस बेस का निर्माण और इसकी रणनीतिक स्थिति यूक्रेन और वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव डालेगी? रूस ने पहले से ही जॉर्जिया के 2 अलग हुए हिस्सों अबखाजिया और साउथ ओसेटिया में सैनिक तैनात किए हुए हैं। रूस ओचमचारी में नौसैनिक अड्डा बनाकर अबखाजिया पर नियंत्रण बढ़ा रहा है। इससे जॉर्जिया के लिए अपनी भूमि पर पुनः नियंत्रण हासिल करना और कठिन हो जाता है। रूस जॉर्जिया को कमजोर बनाए रखना और उसकी स्वायत्तता को रोकना चाहता है। जॉर्जिया को वर्षों से अपने जल क्षेत्र की सुरक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। 2008 में रूस के हमले के बाद जॉर्जिया की नौसेना नष्ट हो गई और उसके पास केवल छोटी गश्ती नौकाएं ही बची थीं, जो देश की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त हैं। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और काला सागर में सैन्य ताकत बढ़ाई, जिससे हालात बिगड़ गए। जॉर्जिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों जैसे पोती और बथुमी के नजदीक एक रूसी नौसैनिक अड्डे की मौजूदगी से खतरा काफी बढ़ गया है। यह अड्डा रूस को सैन्य ताकत के अलावा जॉर्जिया की राजनीति पर भी नियंत्रण देता है। जॉर्जिया नाटो और यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसे रूस को नाराज करने से बचना भी पड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार रूस के खिलाफ होने की बजाय उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहती है। इस नए बेस से रूस जॉर्जिया को अपनी इच्छानुसार दिशा में ढकेलने में सक्षम होगा। रूस काला सागर पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के संकेत दे रहा है, भले ही यूक्रेन में परिस्थितियां बदलें। इस बेस का इस्तेमाल छोटे लेकिन ताकतवर जहाजों के लिए किया जाएगा, जिन्हें क्षेत्र में मिशन पर भेजा जा सकता है, जिससे आसपास के देशों के लिए समस्याएं पैदा होंगी। रूस अबखाजिया को मॉस्को पर अधिक निर्भर बनाकर जॉर्जिया के लिए देश को फिर से एकजुट करना लगभग असंभव बना रहा है। और बात सिर्फ जॉर्जिया की ही नहीं है, यह यूक्रेन के लिए भी मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि यह अफ्रीका और एशिया को उसके अनाज की आपूर्ति रोक सकता है। यूक्रेन प्रतिमाह औसतन 5 मिलियन टन अनाज अफ्रीका और एशिया को निर्यात करता है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद यह मात्रा आधी रह जाने से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। अगर रूस को नहीं रोका गया तो इस क्षेत्र का व्यापार हमेशा जोखिम में रहेगा। सबसे बुरी स्थिति में यह बेस रूस को युद्ध फैलाने में मदद कर सकता है, जिससे पूरा क्षेत्र और भी खतरनाक हो जाएगा। यह सिर्फ एक और सामान्य सैन्य अड्डा नहीं है, यह रूस के लिए जॉर्जिया पर पकड़ मजबूत करने, यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने और काला सागर में ताकत बढ़ाने का तरीका है। रूस द्वारा काला सागर बेड़ा ओचमचारी ले जाने से यूक्रेन के साथ युद्ध या एक नया युद्ध क्षेत्र बन सकता है। रूसी बेस जॉर्जिया के समुद्र तट से मॉस्को पर हमले शुरू कर सकता है। साथ ही इससे जॉर्जिया भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि यूक्रेन ने कहा है कि वह किसी भी नए रूसी बेस को सैन्य लक्ष्य मानेगा। यूक्रेन के हमले से युद्ध जॉर्जिया तक फैल सकता है, जिससे स्थिति और खतरनाक होगी। यह जॉर्जिया की तटस्थ रहने की कोशिशों को बाधित कर सकता है। ज्यादातर जॉर्जियाई यूक्रेन के पक्ष में हैं। अधिकतर लोग मानते हैं कि यह युद्ध उन्हें प्रभावित करता है और इसे अपनी ही लड़ाई समझते हैं। यूक्रेन जॉर्जिया का अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद सबसे करीबी सहयोगी है। फिर भी जॉर्जियाई सरकार ने स्पष्ट रूप से किसी एक पक्ष का समर्थन करने से परहेज किया है। यह देश रूस पर लगे प्रतिबंधों में शामिल नहीं हुआ है और मॉस्को की डायरेक्ट फ्लाइट्स भी फिर से शुरू कर दी हैं। अधिकारियों का मानना है कि रूसी बेस फिलहाल कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि इसके निर्माण में वर्षों लगेंगे, परंतु विपक्षी दल इसे जॉर्जिया की स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा मान रहे हैं। वे चाहते हैं कि नाटो और यूरोपीय संघ कार्रवाई करें। यूक्रेन हमेशा जॉर्जिया की स्वतंत्रता का समर्थक रहा है और अब अबखाजिया पर रूस के नियंत्रण को मान्यता नहीं देता। लेकिन अगर यूक्रेनी सेना रूसी बेस पर हमला करती है तो यह जॉर्जियाई भूमि पर हमले जैसा लगेगा। इससे जॉर्जिया बहुत मुश्किल स्थिति में आ जाएगा। रोमानिया या बुल्गारिया के विपरीत जॉर्जिया नाटो में नहीं है, इसलिए उसके पास वह अतिरिक्त सैन्य सुरक्षा नहीं है।
युद्ध शुरू होने पर वह खुद का बचाव शायद न कर पाए। सरकार रूसी यूक्रेन युद्ध से दूर रहना चाहती है, परंतु रूसी नौसैनिक अड्डों की निकटता के कारण लंबे समय तक तटस्थ रहना मुश्किल होगा। परंतु एक और प्रमुख कारण है जो कई देशों को इस अड्डे के कारण असहज कर रहा है। सैन्य शक्ति से आगे यह काला सागर अड्डा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए खतरा बनता है और एशिया और यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक कड़ी को बाधित करके जॉर्जिया की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डाल सकता है। यूक्रेन युद्ध से पहले चीन और यूरोप के बीच अधिकांश सामान रूस की ट्रांस साइबेरियन रेलवे और अन्य रूसी रेल नेटवर्क से होकर जाता था। मॉस्को पर प्रतिबंधों के बाद कई कंपनियां वैकल्पिक मार्ग तलाशने लगीं। मिडिल कॉरिडोर जो जॉर्जिया से होकर गुजरता है सबसे अच्छा विकल्प था। यह एक महत्वपूर्ण मार्ग था क्योंकि वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 2030 तक इसकी क्षमता 2023 के 30 लाख टन से बढ़कर 1.1 करोड़ टन हो जाएगी। इसलिए पूर्व पश्चिम व्यापार के लिए एक प्रमुख ट्रांजिट हब के रूप में इसकी अहमियत और बढ़ने वाली है, खासकर रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद। इस व्यापार मार्ग को यूरोपीय संघ, चीन और प्रमुख वित्तीय संस्थानों का समर्थन प्राप्त है जो इसे तेज व कुशल बनाना चाहते हैं। यह मार्ग चीन, मध्य एशिया और दक्षिण कॉकसस को काला सागर द्वारा यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। कंपनियां जॉर्जिया को एक और महत्वपूर्ण कारण से भी पसंद करती हैं। यह क्षेत्र का एकमात्र देश है जो चीन और यूरोपीय संघ दोनों के साथ मुक्त व्यापार समझौते रखता है। यह रूस से बचने वाली कंपनियों के लिए शीर्ष पसंद बनाता है क्योंकि वे प्रतिबंधों से बच सकती हैं और दोनों मुख्य बाजारों तक पहुंच बनाए रख सकती हैं, साथ ही भू राजनीतिक जोखिम भी कम कर सकती हैं। 2023 के पहले 5 महीनों में इस मार्ग पर व्यापार 2022 की समान अवधि से 77% बढ़ा। जॉर्जिया ने 2023 में अपने पोल्टी को रोमानिया के कॉन्स्टेंटा से जोड़ने के लिए एक नई फेरी सेवा शुरू की। यह सेवा युद्ध के कारण बंद हुई पोल्टी यूक्रेन फेरी की जगह शुरू की गई थी। जॉर्जिया ने अनाक्लिया में एक गहरे समुद्री बंदरगाह के निर्माण की योजना बनाई थी ताकि व्यापारिक उछाल का पूरा लाभ मिल सके, लेकिन यह आरोप लगाया गया कि कोई इस कदम से खुश नहीं था। यह बंदरगाह जॉर्जिया की भूमिका को एक प्रमुख ट्रांजिट हब के रूप में मजबूत करता है क्योंकि यह शिपिंग को तेज, सस्ता और अधिक कुशल बनाता है। परियोजना 2017 में शुरू हुई थी, लेकिन 2020 में जॉर्जियाई सरकार ने निवेशकों द्वारा जिम्मेदारी पूरी न करने के दावे के साथ इसे रद्द कर दिया। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि असली वजह रूस का दबाव था। मॉस्को अनाक्लिया के विरोध में था क्योंकि उसे अमेरिकी और नाटो जहाजों के काला सागर में आने का डर था। जॉर्जिया ने इस परियोजना की समीक्षा करने की हिम्मत दिखाई, बावजूद सारे दबाव के। ऐसा समर्थन की वजह से हुआ जो नाटो या यूरोपीय महाशक्तियों से नहीं था। चीन को रूस का सबसे अच्छा मित्र देश माना जाता है। 2022 में जॉर्जिया ने चीन के साथ संबंधों को मजबूत किया और अनाक्लिया परियोजना पुनः शुरू की। सितंबर 2023 तक बंदरगाह विकास हेतु 2 फाइनलिस्ट का चयन हुआ। चीन, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड लक्समबर्ग की 2 साझेदारियां थीं। अंतिम चरण में केवल चीनी सिंगापुरियन समूह ने बोली लगाई और अनाक्लिया डीप सी पोर्ट का निर्माण व प्रबंधन का टेंडर जीत लिया। पता चला यह जॉर्जिया की बड़ी गलती बन सकती है। वजह वही रूसी बेस है। रूस का नया नौसैनिक अड्डा ओछमचारी अनाक्लिया से केवल 35 किमी दूर स्थित है। रूसी सेना की निकटता निवेशकों को भयभीत कर सकती है और परियोजना को फिर से रोक सकती है, जो एक बड़ी समस्या हो सकती है। काले सागर में और अधिक रूसी जहाजों का मतलब है कि मॉस्को इस क्षेत्र में व्यापार को नियंत्रित या बाधित कर सकता है। यदि किसी पश्चिमी समर्थित कंपनी को अनाक्लिया परियोजना जीतने का अवसर मिलता है तो रूस इसे अस्थिर करने का प्रयास कर सकता है। यदि चीन नियंत्रण ले लेता है तो रूस इसे सहन कर सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। यदि रूस जॉर्जिया के माध्यम से व्यापार को रोक या बाधित करने में सफल होता है तो यह जॉर्जिया की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है और वैश्विक व्यापार में उसकी भूमिका सीमित हो सकती है। अनाक्लिया की सफलता या असफलता बोली जीतने पर निर्भर है, लेकिन एक रूसी बेस की निकटता के कारण जोखिम बढ़ गए हैं। एक रोचक और अप्रमाणित मान्यता भी प्रचलित है। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने अब्खाजिया में अपने सहयोगियों को जॉर्जिया के साथ समझौता करने को कहा हो सकता है। कुछ का मानना है कि मॉस्को का वास्तविक उद्देश्य शांति नहीं बल्कि अब्खाजिया के रास्ते, ट्रेन मार्गों और जॉर्जिया की सहायता से सुखुमी हवाई अड्डे को पुनः खोलना है। यदि ऐसा होता है तो यह जॉर्जिया और मिडिल कॉरिडोर व्यापार मार्ग दोनों के लिए बुरा होगा। रूस की योजना ईरान से अजरबैजान, जॉर्जिया और अब्खाजिया होते हुए रूस तक अपना खुद का व्यापार मार्ग बनाने की लगती है।
यदि ऐसा होता है तो रूस दक्षिण कॉकसस में व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा और चीन को इस क्षेत्र से बाहर कर देगा, जिससे मॉस्को को आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। यह रूस के लिए एक सौदेबाजी का हथियार भी हो सकता है, जिससे वह सुरक्षित व्यापार मार्गों के बदले चीन से बेहतर सौदे की मांग कर सके। और रूस यहीं नहीं रुक रहा है। रूस ने आर्मेनिया के साथ अपनी रेलवे को फिर से जोड़ने के लिए भी काम किया है, जिससे स्थिति में एक और पहलू जुड़ जाता है। अब खाजिया यदि जॉर्जिया के साथ संबंध सामान्य करता है तो दक्षिण काकेशस में व्यापार और परिवहन की स्थिति बदल सकती है, जिससे रूस का इस क्षेत्र में प्रभाव और बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ओलचमचरी नौसैनिक अड्डा ही एकमात्र जगह है जिसमें रूस आक्रामक रूप से रुचि रखता है, तो आपको फिर से सोचना चाहिए। रूस अफ्रीका के हॉर्न, हिंद महासागर, सूडान और अन्य रणनीतिक स्थानों पर नौसैनिक अड्डे बनाने की योजना बना रहा है। सूडान में रूस का पहला अफ्रीकी नौसैनिक अड्डा इसका ताज़ा उदाहरण है। दोनों देश कई साल से इस समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। 2017 में सूडान के पूर्व राष्ट्रपति ओमर अल बशीर और व्लादिमीर पुतिन ने रूस को एक अड्डा बनाने की अनुमति दी, जो सैकड़ों सैनिकों और 4 जहाज़ों का घर हो सकता है। सूडान की राजनीतिक उथल पुथल के कारण संसद ने इसे मंजूरी नहीं दी। सूडान की नई सैन्य सरकार ने भी इस समझौते को समीक्षा के लिए रोका था, लेकिन अब लगता है परिस्थिति बदल गई है। हालात जल्द ही रूस के पक्ष में बदल सकते हैं। फरवरी 2025 में सूडान की नई सरकार ने आखिरकार मंजूरी दे दी है। सूडान के विदेश मंत्री ने पुष्टि की कि रूस रेड सी तट पर एक नौसैनिक अड्डा स्थापित करेगा। यह मॉस्को के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, क्योंकि इससे रूस को स्वेज नहर, जो विश्व के प्रमुख व्यापार मार्गों में से एक है, के पास एक रणनीतिक स्थान प्राप्त हो जाता है। रूस अंतरिक्ष में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अफ्रीका में रूस का पहला ठिकाना होगा यह, जो टार्टस सीरिया में खोए गए नौसैनिक ठिकाने की भरपाई करेगा। सीरिया में बशर अल असद सरकार के पतन के बाद रूस का प्रभाव घट गया है। असद सरकार के पतन के बाद नई सीरियाई सरकार ने रूस की 49 साल की लीज रद्द कर दी, जिससे रूस पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी एकमात्र स्थायी नौसैनिक मौजूदगी खो सकता है। रूस के लिए टार्टिस का नुकसान एक बड़ा झटका है, क्योंकि यह रूस का प्रमुख ठिकाना था और भूमध्य सागर, लीबिया और लाल सागर तक आसान पहुंच प्रदान करता था। यह रूसी सैन्य अभियानों का भी समर्थन करता है, खासकर सूडान और पश्चिम अफ्रीका में, जहां रूस अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। लेकिन अब सीरिया में कोई ठिकाना न होने के कारण भूमध्य सागर में रूसी नौसेना संकट में है। अब वह वहां लंबे समय तक पनडुब्बियां नहीं रख सकता और उस क्षेत्र की आखिरी झात रूसी पनडुब्बी भी जा चुकी है। एक रूसी सैन्य मालवाहक जहाज टार्डिस में आकर लगा है, जहां वह संभवतः निकासी के लिए सैन्य वाहनों को लाद रहा है। नई सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि रूसी मालवाहक जहाज टार्डिस में सैन्य उपकरण लाद रहे हैं। ये संकेत हैं कि रूस अपने बलों को सीरिया से वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है। एक और सूडानी बेस रूस की क्षेत्रीय मौजूदगी बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। टार्टिस में अपने बेस और सूडान में अपने बेस के बीच की दूरी लगभग 1200 मील है। इसलिए रूस भूमध्य सागर में अपनी पकड़ वापस पाने के विकल्प तलाश रहा है। रूस के पास 2 विकल्प हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वह अल्जीरिया और लीबिया जैसे विकल्प तलाश रहा है। उसने अल्जीरिया और लीबिया को अपनी मजबूत पकड़ के कारण चुना है। सफलता की संभावना झूले की तरह है, कभी रूस के पक्ष में झूलती है, पर उसे बड़े खतरों का भी सामना करना पड़ता है। रूस पूर्वी लीबिया के बेंगाजी को एक संभावित नए नौसैनिक अड्डे के रूप में देख रहा है, क्योंकि उसका सहयोगी खलीफा हफ्तार उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। हफ्तार 81 साल के हैं और लीबिया की राजनीतिक स्थिति बदलने पर उनके साथ किया गया कोई भी समझौता टूट सकता है। वर्तमान में लगभग 2000 रूसी भाड़े के सैनिक पूर्वी लीबिया में हैं और यह देश पहले से ही अफ्रीका में रूस की व्यापक गतिविधियों के लिए एक अड्डा बन चुका है। रूस के इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने से बेंगाजी और टोब्रुक उसके भूमध्य सागरीय बेड़े के सुरक्षित ठिकाने बन सकते हैं, विशेषकर जब संकेत मिल रहे हैं कि सैन्य उपकरण सीरिया से लीबिया लाए जा रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह अस्थायी कदम है या कुछ ज्यादा स्थायी, लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा राजनीतिक जोखिम का है। सीरिया के विपरीत रूस को लीबिया में नौसैनिक उपस्थिति के लिए तुर्की की सद्भावना चाहिए होगी, क्योंकि तुर्की की यहाँ मजबूत नौसेना है और वह हफ्तार के विरोधियों लीबिया की राष्ट्रीय एकता सरकार का समर्थन करता है। यह हफ्तार को और ज्यादा हाशिए पर डाल देता है, जिससे वह रूस पर और अधिक निर्भर हो जाता है।
लेकिन हफ्तार पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग नहीं है। उसके फ्रांस जैसे देशों से संबंध रूस की पहुंच को जटिल बना सकते हैं। हालांकि हफ्तार रूसी समर्थन पर निर्भर है, लेकिन अन्य सहयोगियों का दबाव रूस के वास्तविक नियंत्रण को सीमित कर सकता है। अल्जीरिया, जो अपने लगभग 85% सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण रूस से प्राप्त करता है, आखिरी विकल्प होगा। माली में रूस के बढ़ते प्रभाव से अल्जीरिया में तनाव बढ़ा है, क्योंकि वह इसे अपने क्षेत्रीय हितों के लिए खतरा मानता है। अमेरिका इस स्थिति पर नजर रखे हुए है, आशा कर रहा है कि इससे अल्जीरिया रूस से दूर हो सकेगा। अल्जीरिया के पास 13 प्रमुख बंदरगाह और जहाज मरम्मत की सुविधाएं हैं। एक स्थायी रूसी बेस की मेजबानी से इस मजबूत आर्थिक और व्यस्त शिपिंग केंद्र पर प्रतिबंधों का खतरा हो सकता है, जो इसके हित में नहीं होगा। हालांकि रूस जहाजों की मरम्मत के लिए अल्जीरिया का इस्तेमाल कर सकता है, जो एक पूरा बेस स्थापित करने से कम विवादास्पद होगा। रूस द्वारा मरम्मत के बाद भी यह बेस सीरिया में रूसी टाटिस बेस की पूरी तरह जगह नहीं ले सकेगा। अल्जीरिया सरकार वहां की पहुंच नियंत्रित करेगी और हर मामले में अलग मंजूरी की जरूरत हो सकती है। रूस के लिए अच्छी खबर, सूडान में उसका नौसैनिक अड्डा है, जो टार्डिस बेस के नुकसान की पूर्ण भरपाई नहीं कर सकता, पर इसे कम नहीं आंका जा सकता। यह कदम वैश्विक शक्तियों द्वारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा के दौरान उठाया गया है। अमेरिका और चीन के पहले से ही जिबूती में सैन्य अड्डे हैं और अमेरिका सोमालीलैंड में एक अड्डा स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। रूस का नया अड्डा इस प्रतिस्पर्धा में एक नया खिलाड़ी है। रूस ने सूडान के रेड सी तट तक पहुंच के बदले में सूडानी सशस्त्र बलों एसएएफ को सैन्य सहायता देने का वादा किया है। रूसी उप विदेश मंत्री मिखाइल बोगदानोव ने बिना किसी रोक टोक के उन्नत हथियारों और विमानों सहित सैन्य सहायता देने की पेशकश की है। सूडान की सेना काफी समय से रूसी फाइटर जेट्स SU-30, SU-35 और S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पाने की इच्छुक है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अफ्रीका में रूस की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। रूस पहले से ही पूरे महाद्वीप के कई संघर्षों में शामिल है, जिसमें लीबिया भी शामिल है, जहां वह हथियार और समर्थन देता है। सूडान में एक नौसैनिक अड्डे के साथ रूस अब अफ्रीका में आपूर्ति और सैनिकों को तेजी से भेज सकता है। यह केवल अफ्रीका की समस्या नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव यूरोप पर भी पड़ सकता है। रूस माली, चाड, बुर्किना फासो और नाइजर जैसे अफ्रीकी देशों की अस्थिरता का फायदा उठाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा है। रूस की भागीदारी ने इन देशों को स्थिर करने के बजाय संघर्षों को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे एक बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो सकता है, जिससे अफ्रीका से और अधिक लोग यूरोप की ओर पलायन कर सकते हैं। पोर्ट सूडान में रूसी नौसैनिक अड्डा उसकी नौसेना को आसान बनाएगा, समर्थन प्रणाली पर दबाव कम करेगा और नाटो की दक्षिणी सीमाओं के पास मौजूदगी बढ़ाएगा। रूस अफ्रीका में नाटो के प्रभाव का मुकाबला करने और अपनी बढ़ती भागीदारी को सही ठहराने के लिए अपनी बढ़ती साझेदारियों का इस्तेमाल कर रहा है। रेड सी में अड्डे से रूस को अपने युद्धपोतों को आसानी से हिंद महासागर में भेजने की सुविधा मिलेगी, जहां वैश्विक शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। रूस को पहले से ही इस क्षेत्र में ईरान, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ मजबूत संबंध हैं। पश्चिम के लिए रूसी नौसेना की नियमित तैनाती मास्को की बढ़ती शक्ति का संकेत होगी। यह बेस रूस की छवि को रेड सी और खाड़ी में एक सुरक्षा खिलाड़ी के रूप में मजबूत कर सकता है, जिससे वह अमेरिका, यूके, फ्रांस, इटली, तुर्की, चीन और जापान जैसी प्रमुख विश्व शक्तियों के करीब आएगा, जिनके जिबूती और खाड़ी में नौसैनिक बेस हैं। इस क्षेत्र में गैस, सोने जैसे प्राकृतिक संसाधन और स्वेज नहर व बाब अल मंदब, जलडम भूमध्य जैसे दो महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग हैं। रूस की नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सेवानिवृत्त एडमिरल विक्टर क्रावचेंको ने कहा था कि रूस का रेड सी पर एक बेस होगा। यह एक तनावपूर्ण क्षेत्र है और वहां रूसी नौसेना की मौजूदगी जरूरी है। हमारे जहाज लगातार उस इलाके में रहते हैं, इसलिए हमें वहां एक बेस की जरूरत है। पिछले 2 दशकों में रेड सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका सैन्य बेस के विकास के लिए हॉटस्पॉट बन गए हैं, जिससे कई विदेशी ताकतों की रुचि यहां बढ़ गई है। रूस हिंद महासागर और बाब अल मंडब, जलडम भूमध्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सैन्य बेस स्थापित करने की इच्छा रखता है। ये क्षेत्र वैश्विक व्यापार और ऊर्जा शिपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहाँ अपनी मौजूदगी बनाकर रूस इन जल मार्गों से गुजरने वाली चीजों पर नियंत्रण रख सकता है। रूस अगर भूमध्य सागर में लंबी दूरी की मिसाइलों वाले युद्धपोत तैनात करता है तो नाटो को चुनौती और हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के लिए खतरा पैदा कर सकता है, खासकर अगर ईरान से जुड़ा संघर्ष होता है। रूस कई वर्षों से हिंद महासागर में रुचि रखता आया है। 2015 में रूस ने इस क्षेत्र को सैन्य रणनीति में प्राथमिकता दी थी, परंतु
मास्को ने अपनी योजनाएं स्पष्ट नहीं की हैं। 2017 में भी रूस की नौसैनिक रणनीति में हिंद महासागर का शायद ही जिक्र था, सिवाय जिबूती के पास समुद्री डाकुओं को लेकर चिंता के। विशेषज्ञों के अनुसार म्यांमार की हालिया घटनाओं के बाद हिंद महासागर में रूस का अगला नौसैनिक अड्डा म्यांमार में हो सकता है। म्यांमार में हो रही घटनाएं सूडान में रूस की गतिविधियों जैसी हैं। 2000 से रूस ने म्यांमार को $1.44 अरब से अधिक के हथियार बेचकर चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। म्यांमार ने लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं। 2018 में उसने और लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया। म्यांमार के पास इन सभी सैन्य उपकरणों के साथ भविष्य में रूसी नौसेना या एयरबेस की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। रूस और म्यांमार सैन्य प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी साझाकरण और उच्च स्तरीय सरकारी बैठकों के माध्यम से करीब आए हैं। रूस ने म्यांमार का राजनीतिक समर्थन किया है, विशेषकर जब म्यांमार सरकार पर रोहिंग्या के विरुद्ध नरसंहार का आरोप लगा था। यहाँ तक कि जब म्यांमार की सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथ में ले ली, तब भी रूस ने उसकी निंदा करने के बजाय नई सरकार का समर्थन किया। रूस ने अपने उप रक्षा मंत्री को म्यांमार के सैन्य समारोहों में भेजा। रूस का वैगनर समूह म्यांमार में प्रवेश करने की संभावना है। म्यांमार सरकार की मदद के बदले रूस को वहां हवाई या नौसैनिक अड्डे बनाने की अनुमति मिल सकती है। रूसी विशेषज्ञों का कहना है कि मास्को हथियार बेचने के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना और विरोध या क्रांति का सामना कर रही सरकारों का समर्थन करना चाहता है। लेकिन रूस की एंट्री आसान नहीं होगी। चीन, भारत और अमेरिका पहले से ही इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ऐसे में रूस के शामिल होने से ये समुद्री क्षेत्र वैश्विक प्रभुत्व की जंग का मैदान बन सकते हैं। रूस की बदलती नौसैनिक रणनीति भू राजनीतिक परिवर्तनों का संकेत देती है, जो वैश्विक व्यापार और सुरक्षा को प्रभावित करती है। मॉस्को के नए ठिकानों की तलाश से प्रमुख क्षेत्रों में तनाव बढ़ेगा। पश्चिम रूस के विस्तार को कैसे संभालता है, यह समय बताएगा। धन्यवाद।